स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है, हमने क्या क्या जाना था कि हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो होती है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं, वो दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करी थी कि गैल्वेनिक सेल क्या होती है। फिर हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करी थी। वहीं गैल्वेनिक सेल में एक सब टॉपिक आया था, दैट इज़ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, क्या उसका फंक्शन होता है, कंडीशंस क्या क्या हैं इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करने की, वो सब हमने उस वीडियो में पढ़ा था, अपनी पिछली वीडियो में। तो आई होप आपको वो समझ आया होगा, और अगर जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को ज़रूर देख लें। सो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन से टॉपिक से? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, आज वो सब हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? तो जैसे कि लिखा है कि किसी भी सेल में एक इलेक्ट्रोड की या तो टेंडेंसी होती है। हमने देखा था कि कोई एक मेटल, जैसे हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल लेके चल रहे थे जिंक और कॉपर सल्फेट का, एक डैनियल सेल है। ठीक है, उसमें क्या देख रहे थे हम कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, और वहीं कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर था, कॉपर +2 क्या कर रहा था, उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। ठीक है, तो यही बात कही गई है कि एक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, और वहीं दूसरे इलेक्ट्रोड की क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक है, अगर हम इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो देखो, एक हमारा सिंगल कंपार्टमेंट सेल ही लेके चलते हैं, दो एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा एक बीकर है, ठीक है, और ये उसमें इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड डिप करिए। कौन सा एग्जांपल है, ज़रा फटाफट से बताएं मुझे। हम सिंगल, ये हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हम एक मेटल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, हमने इसको किसी से कनेक्ट नहीं किया है। सिंगल कंपार्टमेंट सेल में हम दो डिफरेंट एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या ले लिया है, हमने एक कोई भी, लेटर सपोज कि कोई भी इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, और ये क्या है? मेटल, मेटल है हमारा। ठीक है, मेटल की क्या है? इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल की क्या है? इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि देखो, पहली जो पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हम ये वाला कलर ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। ये हमारा मेटल है, मेटल की इलेक्ट्रोड है, मेटल की इलेक्ट्रोड है, तो देखो हो सकता है, पहला केस क्या लेके चल रहे हैं कि ये मेटल की इलेक्ट्रोड क्या करे? इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। क्या कर दे? इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और क्या बना दे? कैसी क्या हो जाए? खुद क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज हो रही है। क्या खुद एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, एक इलेक्ट्रॉन, कितने भी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? लूज कर रही है। हम क्या बोल रहे हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या लिया है? एक सिंगल कंपार्टमेंट लिया है, उसके अंदर क्या डाल दिया? कोई भी मेटल के इलेक्ट्रोड, और उसका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, तो जब हमने उसका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है, तो देखो दो कंडीशंस हो सकती है कि वो मेटल क्या कर दे? इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना दे? कैटायन फॉर्म कर दे। ठीक है, और खुद कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है? क्योंकि वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, और वहीं क्या क्या केस भी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करें? इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या फॉर्म कर देंगे? सॉलिड स्टेट में मेटल क्या हो जाता था? यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता था। ऐसा ही कुछ पढ़ा था हमने कि क्या करते थे, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक मेटल की इलेक्ट्रोड क्या कर रही थी? इलेक्ट्रॉन लूज कर रही थी, और इलेक्ट्रॉन लूज कर रही थी तो विद द टाइम क्या हो रहा था? बिकॉज वो कैटायन फॉर्म कर रहे थे, तो वो कहाँ डिजोल्व, जो कैटायन थे वो कहाँ डिजोल्व हो जा रहे थे? वो डिजोल्व हो रहे थे हमारे कंपार्टमेंट यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से जो हमारी एनोड, जनरली बात करते हैं, जिंक की जो इलेक्ट्रोड थी वो क्या हो गई थी? उसका वेट क्या हो गया था? कम हो गया था। वहीं अगर हम दूसरी इलेक्ट्रोड कॉपर की बात कर रहे थे, तो कॉपर में क्या होता? वो इलेक्ट्रोड क्या कर रही थी? इलेक्ट्रॉन गेन कर रही थी, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से क्या हो रहा था?
इलेक्ट्रॉन गेन करा, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद सॉलिड फॉर्म में कॉपर बना रहा था, सॉलिड फॉर्म में कॉपर बना रहा था, तो क्या हो गया था, वो कॉपर इलेक्ट्रोड के साइड में क्या हो गया था, डिपॉजिट हो गया था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड का वेट क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। ठीक है, यही चीज़ देखी थी हमने। तो वही केस है कि क्या हो सकता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और मेटल इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। ठीक है, सो यही कि यही बात जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि मेटल की टेंडेंसी हो सकती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे और मेटल की टेंडेंसी हो सकती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करे। ठीक है, तो वही टेंडेंसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, वही टेंडेंसी किसी भी इलेक्ट्रोड की आइदर टू गेन और लूज इन इलेक्ट्रोड, उसी को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोबारा से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो दोबारा से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का क्या होता है, उसकी टेंडेंसी कि वो कितनी जल्दी या कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या लूज कर सकता है, कब, जब वो अपने इलेक्ट्रोलाइट के साथ प्रेजेंट हो। ठीक है, अपने सेम इलेक्ट्रोलाइट के साथ। यहीं तभी तो हमने क्या करा है, सेम इलेक्ट्रोलाइट लेके चल रहे हैं कि मेटल, लेटर सपोज कोई भी मेटल M है तो मेटल का ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कुछ भी हो, MsO4, ठीक है, कुछ भी मेटल है तो मेटल का ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेके चलेंगे। ठीक है, उस केस में क्या बोल रहे हैं हम कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड आइदर गेन करने की या फिर लूज करने की इलेक्ट्रॉन्स को, उसी को ही क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या फिर हम इसे दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रही हूँ मैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में क्रिएट हुआ है। क्या देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वेट कम हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कैटायन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में क्रिएट होता है, उसको भी हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं। ठीक है, दोबारा से बोलते हैं, अभी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिर्फ इतनी सी बात पढ़ी है कि क्या हमने देखा था, जैसे पिछली क्लासेस में हमने गैल्वेनिक सेल में भी देख लिया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी देखा था कि हमारा कोई तो एक इलेक्ट्रोड क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन का गेन कर रही थी। गैल्वेनिक सेल में देखा था हमने जिंक कॉपर सल्फेट, मोस्ट कॉमन एग्जांपल वही हम पढ़ते आ रहे हैं, सिल्वर कॉपर और Ag की हमने क्या देखी थी, डैनियल सेल देखी थी, और कॉपर सल्फेट और जिंक की डैनियल सेल देखी थी, या गैल्वेनिक सेल बोल लो। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जिंक क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, और कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर था वो क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। वही हम बोल रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रोड की तो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और वहीं किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक है, तो यही चीज़ बोली गई है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, टेंडेंसी होती है किसी भी इलेक्ट्रोड की आइदर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और दूसरी भाषा में हम इसे क्या बोल रहे थे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में क्रिएट हो रहा है, उसको भी हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं, 2 तरीके के, कौन कौन से, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है, देखो मुझे लगता है यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है। आई होप अभी थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा, वरना मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, मतलब बोल रही हूँ, तो मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रही हूँ मैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो नाम से ही समझ आ रहा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू गेट ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का। ठीक है, तो मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उसी को ही क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है किसी भी मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ये बोल सकते हैं, या फिर ऑक्सीडाइज होने की, उसी को ही क्या बोल देते हैं हम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और इसको देखो
अगर हम किसी भी रिएक्शन, कोई रिएक्शन है, लेट अस सपोज ये हमारी रिएक्शन है, जहाँ पे अगर लूज कर, सिंपल सी बात है, जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो रिएक्शन क्या बनेगी कि मेटल जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था वो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। सपोज n इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। मेटल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और इसी टेंडेंसी को क्या बोल देते हैं हम, मेटल की ये टेंडेंसी जिसकी वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिएक्शन क्या हुई कि मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या करा, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी नोटेशन क्या है, ये इसकी नोटेशन है। देखो इसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई और ओपी। ईओपी का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओपी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। या फिर देखो इस वाले सिंबल से देखने की कोशिश करना, यहाँ लिखा क्या हुआ है, ई एम एन और एम एन पॉजिटिव। देखो ये रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, देखो यहाँ क्या हुआ है, एम एन जो है, मैं सॉरी एम एन नहीं लिखते, इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं एम और इसको लिखते हैं एम एन पॉजिटिव। देखो यहाँ रिएक्शन से समझने की कोशिश करना, मेटल हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ गया है, प्लस एन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो वही चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ गया है, एन पॉजिटिव स्टेट में, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करें तो क्या कह रहा है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने वाली टेंडेंसी को क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसी को ही क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईओपी। ओपी का भी मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर ई ओ एक्स से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तीन तरीके देख लिए हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इस तरीका, ये तरीका समझ आए क्या कर रहे हैं इसमें हम, मेटल जीरो ऑक्सीडेशन, रिएक्शन से ये चीज़ें करी गई, कुछ बाहर से कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है, मेटल हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कुछ एन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं मेटल ने, एन इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है, खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। वहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझ आया। अब वहीं जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझ आ गया तो रिडक्शन पोटेंशियल समझने में क्या दिक्कत है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है, मेटल की वो टेंडेंसी ऑफ मेटल टू गेन एन इलेक्ट्रॉन या फिर टू रिड्यूस। रिडक्शन क्या होता है, हमने पढ़ा था, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या बोलते हैं हम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी या रिड्यूस होने की टेंडेंसी को ही क्या बोल देते हैं हम, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोल देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ तक चीज़ समझे। अब इसको देखो सिंपल, फिर से हम इसको रिएक्शन की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। रिएक्शन में क्या हुआ है, मेटल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस होने का मतलब क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो मेटल की कोई, मतलब हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से लेके चले, मेटल की कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। क्या थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं से उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, वो स्टेबल स्टेट में चला जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना पढ़ के अभी हम ध्यान देते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि मेटल हमारी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन करे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिडक्शन, मतलब रिडक्शन प्रोसेस होती है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस। तो मेटल क्या हो रहा है, खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस होने का मतलब खुद का, रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि खुद इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करके पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ चला गया, न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। जितने उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए थे उसने उतने ले लिए, कंप्लीट कर लिए, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, न्यूट्रल यानी कि जीरो, ठीक है। इसको भी रिप्रेजेंट या नोटेशंस जो हैं, इसकी भी तीन तरीके की नोटेशंस है। कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई ऑफ आर डी, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई ऑफ आर डी, यानी कि क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल,
ठीक है। या फिर ऐसे भी देखो, अब इस वाले नोटेशन को फिर से समझने की कोशिश करना। मेटल पहले कैसे था मेरा, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में था। देखो कैसा था, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन गेन करे, क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, जितने उसे चाहिए थे, ताकि वो न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए या फिर रिड्यूस हो जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और यहाँ इस रिएक्शन में उसने कितने इलेक्ट्रॉन करे, एन इलेक्ट्रॉन गेन करे और वापस से कौन से स्टेट में पहुंच गया, न्यूट्रल स्टेट में। तो रिएक्शन क्या हुई, एम एन पॉजिटिव ने एन इलेक्ट्रॉन गेन करे और कहाँ पहुंच गया, एम पे, ठीक है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है, देखो डिफरेंस बस यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे क्या है, मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इस वाले केस में मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसको क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। और एक और तरीका क्या है इसको रिप्रेजेंट करने का, बहुत ही सिंपल तरीका है, RED। RD लिख लो, RED लिख लो, बात एक ही है, बात रिडक्शन पोटेंशियल की ही हो रही है। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, वहाँ पे सिर्फ बात किसकी हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल की। अगर EOP लिख लो या फिर EMN स्लैश, ठीक है, MN पॉजिटिव लिख लो या फिर EOX लिख लो, बात किसी की होगी, किसकी हो रही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ही बात हो रही है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जान लिया क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जान लिया क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल जान लिया। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए, क्या लिखा हुआ है, किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि हम उसकी अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या लेके चल रहे हैं, 1 मोलर, और अगर रियल सॉल्यूशन है तो उसकी एक्टिविटी क्या लेके चलेंगे हम, यूनिटी, ठीक है। और टेम्परेचर कितना लेके चल रहे हैं, टेम्परेचर लेके चलेंगे 298 केल्विन। जब इन स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यही चीज़ लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन एन आइडियल सॉल्यूशन। जब इलेक्ट्रोड को कहाँ प्लेस कर दिया है मैंने, आइडियल सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया है, और उसकी कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, 1 मोलर कंसंट्रेशन। या फिर अगर रियल सॉल्यूशन की बात करूँ, रियल सॉल्यूशन के केस में उसकी एक्टिविटी क्या ले लिया मैंने, यूनिटी यानी कि 1, ठीक है। और टेम्परेचर क्या कर दिया, फिक्स, कितना फिक्स टेम्परेचर, 298 केल्विन। तो उस कंडीशन पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो आएगी उसी को हम क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, बस ई के ऊपर क्या लगा देंगे, ये नॉट, ई नॉट बोलते हैं, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करें, ई नॉट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ई नॉट। अब अगर हम गैस की बात कर रहे हैं, अभी हमने सॉल्यूशन की बात करी, अगर गैस के केस में बस एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, क्या कि प्रेशर भी हम क्या लेके चलेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके चलेंगे या 1 बार प्रेशर लेके चलेंगे, ठीक है। गैस के केस में क्या है, बाकी सब चीज़ें वही सेम रहेंगी, बट एटमॉस्फेयर कितना, प्रेशर कितना ले लिया हमने, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 1 बार प्रेशर लेके चलेंगे। टेम्परेचर फिक्स कर दिया है, कितना फिक्स कर दिया है, 298 केल्विन। तो उस कंडीशन, उन स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसी को हम क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ऐसे ही अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो अब अगर हम उन्हीं स्टैंडर्ड कंडीशन पे किसी मेटल इलेक्ट्रोड अगर हमारी क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, उन्हीं स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसको क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो हमें पता है, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू क्या कहता है, टू लूज इलेक्ट्रॉन और टू ऑक्सीडाइज, उसी को हमने क्या बोलता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मगर वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कंसंट्रेशन मैंने क्या ले ली, यूनिटी ले ली, ठीक है, फिर 1 मोलर ले ली, और टेम्परेचर कितना रखा है, 298 केल्विन, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो उस पर जो हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि मेटल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपल है। अभी हम पीछे 3 नोटेशंस देखे थे, EOP और
Mn से Mn पॉजिटिव, इसको थोड़ा ठीक कर लेना, वेट, इसको हम लिखेंगे कि M, अब आप मुझे बताएंगे कि हमारा EOP का मतलब सिंपल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और नॉट का मतलब क्या है कि कंडीशंस कैसी हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है। अगर नॉर्मल हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो EOP EMn/Mn पॉजिटिव, ठीक है, और EOX लिख रहे थे, ये तीन रिप्रेजेंट करने के तरीके थे। मगर अगर हमने नॉट लगा दिया, ये ऊपर सर्कल छोटे से गोला लगा दिया, छोटी सी बिंदु लगा दी, उसका मतलब क्या है कि क्या है वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड कंडीशन, जो भी हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसा है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट एक तो कर सकते हैं E0OP से, ठीक है, और कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मुझे आप बताएंगे मेटल क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो क्या हो रहा था, एन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, लूज कर रहा था, एन इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल स्टेट से कहाँ जा रहा था, पॉजिटिव स्टेट में। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका E0M, क्योंकि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो नॉट लगाएंगे, बिंदु लगाएंगे, फिर क्या बन रहा है, M मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, कैसे, इलेक्ट्रॉन लूज करके। वहीं अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो अभी जैसे हमने पढ़ा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना या फिर रिड्यूस हो जाना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बोल देते हैं। और अगर हम इस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर कर रहे होते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या थी कि हमारी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए। वहीं गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस में बस एक कंडीशन और ऐड हो जाती है कि प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट सिंपल, फिर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, E0RED। RED का मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। E0 का मतलब क्या है कि कंडीशंस कैसी है, स्टैंडर्ड कंडीशन। फिर और दूसरा तरीका क्या था हमारा, E0MN पॉजिटिव, क्या कर रहा था, मेटल जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में था वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल स्टेट में जा रहा था। मतलब मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, N इलेक्ट्रॉन मेटल ने लूज करे थे, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल में N इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आई इतनी सी बात समझ, बिल्कुल, आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आई होगी, क्लियर आ गई होगी। अब आगे चलते हैं हम, सेल EMF और उसका मेजरमेंट, ठीक है, सेल EMF और उसका मेजरमेंट। अब सेल EMF होता क्या है, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर ली, ठीक है, हमने किसकी बात करी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर ली, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर ली। अब हम बात करें EMF ऑफ अ सेल। अब हमने डिफरेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे थे कि हम क्या कर रहे थे कि एक मेटल की टेंडेंसी हो सकती है कि वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, ठीक है, और ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है, और एक मेटल इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी ये हो सकती है वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो उन्हीं टेंडेंसी को हमने क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर हम एक तरीके से और डिफाइन कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रोड, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्रिएट हुआ है बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसी को हमने क्या बोल देता, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम EMF की बात करते हैं। EMF क्या होता है, इसको EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ लिखा भी हुआ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। बात करते हैं आखिर ये होता क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, जल्दी से फटाफट से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, the force due to which the flow of electrons from one electrode to another electrode because of which current flow in a circuit is known as या फिर is called electromotive force। वो फोर्स जिसकी वजह से हमारे सर्किट में इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जा रहा है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, उसी फोर्स का क्या नाम दे दिया हमने, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोल रहे हैं, फोर्स ड्यू टू विच, देखो फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, द फोर्स ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड बिकॉज ऑफ विच करंट फ्लो
इन अ सर्किट इज कॉल्ड या फिर इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। या फिर इसको दूसरी तरीके से भी क्या डिफाइन कर सकते हैं हम कि पोटेंशियल डिफरेंस जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में आता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस दो इलेक्ट्रोड के बीच में आता है, उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है हाइयर पोटेंशियल वाली इलेक्ट्रोड से लोअर पोटेंशियल वाली इलेक्ट्रोड तक। उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यही चीज़ लिखी है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड विच कॉजेज द करंट टू फ्लो फ्रॉम एन इलेक्ट्रोड एट हाइयर पोटेंशियल। क्या बोला गया है, जो इलेक्ट्रोड जिसकी पोटेंशियल क्या हो, हाई है, हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो टू कहाँ से, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से कर रहा है, हाइयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है, उसी को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये दो तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि वो फोर्स जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, और उस इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से क्या हो रहा था, करंट फ्लो कर रहा था। और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी फोर्स को हमने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या फिर दूसरा हमने क्या बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हाइयर पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड से कहाँ मूव करता है, कहाँ फ्लो करता है, लोअर पोटेंशियल वाली इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, देखो इसको हम या तो ईएमएफ का मतलब समझ आए, ई का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको रिप्रेजेंट हम ई नोट से, ई सेल से भी कर सकते हैं। ई सेल का मतलब ईएमएफ ऑफ अ सेल, ठीक है। और मीज़र किस में करते हैं इसको, वोल्ट में। किस में मीज़र करते हैं, वोल्ट में मीज़र करते हैं, इसकी यूनिट वोल्ट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अगर सिंपल सी बात है, अब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा था तो हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी देखा था, तो अब हमने ईएमएफ देख लिया तो हम स्टैंडर्ड ईएमएफ भी देखेंगे। स्टैंडर्ड ईएमएफ वही होगा सेम, जिसमें कंडीशंस क्या होंगी, स्टैंडर्ड कंडीशंस लेके चल रहेंगे। यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या थी, फटाफट से बताइए। स्टैंडर्ड कंडीशन थी कि हमारी कंसंट्रेशन क्या हो, 1 मोलर, यही लिखा है। जब हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट हो, स्टैंडर्ड स्टेट में कहने का मतलब है कि कंसंट्रेशन, अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन क्या लेके चल रहे हैं हम, 1 मोलर, ठीक है। और अगर हमारा रियल सॉल्यूशन है तो उसकी एक्टिविटी क्या लेके चल रहे हैं, यूनिटी, ठीक है। और जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन, तो उस पर जो हमारी ईएमएफ की वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू आएगी, उसी को हम क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ, यानी कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल, ठीक है, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, ठीक है, ये रखा, ठीक है। और देखो अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ को हमें रिप्रेजेंट करना हो, सिंपल सी बात है, क्या लगाना होगा, जब हम नॉर्मल अगर ईएमएफ को कैलकुलेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, ई सेल से, ठीक है। ये क्या है, ईएमएफ ऑफ अ सेल। मगर वहीं अगर हम ईएमएफ उसकी बात करें तो ई नॉट सेल, ठीक है। नॉट का मतलब ये क्या होगा कि कंडीशंस कैसी हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस है, ठीक है। अगर हमें अब देखो मीज़रमेंट की बात करें, अगर हमें एक्यूरेट मीज़रमेंट करना है ईएमएफ का तो एक मेथड यूज़ होता है जिसका नाम है पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, ठीक है। क्या नाम है, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, जिससे हम एक्यूरेट ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये है पोगेंड्रॉफ्स कंपनसेशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल भी अगर पूछा जा सकता है कि कौन से प्रिंसिपल पे पोटेंशियोमेट्रिक मेथड बेस्ड है, तो वो कौन सा है, पोगेंड्रॉफ्स कंपनसेशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो जो इसके लिए जो मस्ट कंडीशन है कि क्या कंडीशन है कि जब हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हो तो उसके लिए जो एक सिंपल सी कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि जो हमारा जिस टाइम पे हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे, जिस टाइम पे हम ईएमएफ डिटरमाइन कर रहे होंगे, उस टाइम पे हमारा करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। यही लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट नो करंट शुड फ्लो, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशंस क्या है कि सेल
क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर, सेल जो है, जिस सेल की हम बात कर रहे हैं उस सेल में क्या क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, रिवर्सिबिलिटी कंडीशन। हम आगे आने वाली क्लासेस में बात करेंगे कि रिवर्सिबल सेल कौन सी होती है, नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल सेल कौन सी होती है, क्या क्या कंडीशन है हमारी रिवर्सिबल सेल जो सेटिस्फाई करती हैं, क्या कंडीशन है कि इरिवर्सिबल सेल डिफरेंट होती है किससे, रिवर्सिबल सेल से। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि रिवर्सिबल सेल क्या होती है। बट अभी के लिए इतना ध्यान रख लो कि ईएमएफ जब हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो कौन सी दो कंडीशन है जो मस्ट हैं जब हम, अगर हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या थी कि जिस टाइम हम मेजरमेंट कर रहे हैं ईएमएफ का उस टाइम पे कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए हमारे सर्किट में। और दूसरी चीज़ क्या थी कि जो हमारी सेल है वो रिवर्सिबल कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, अब हम वेस्टर्न सेल की बात करते हैं। वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल या स्टैंडर्ड सेल क्या होती है उसकी बात करते हैं। देखो स्टैंडर्ड सेल यूज़ करने, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी यूज़ करने की, बात करते हैं कि हमें एक ऐसी सेल चाहिए थी जिसकी ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट रहे और बार बार हम उसको रिप्रोड्यूस कर पाएँ। ठीक है, बार बार हम कांस्टेंट वैल्यू ला पाएँ या मिल सके हमें कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, फिर हमें ऐसी ईएमएफ चाहिए थी, ऐसी सेल चाहिए थी जिसका जो हमारी ईएमएफ की वैल्यू ना टेम्परेचर के साथ या टाइम के साथ बदले ना। ठीक है, क्या ना हो, ईएमएफ वैल्यू में चेंज ना हो टाइम के साथ। ठीक है, फिर दूसरा कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो भी ईएमएफ की वैल्यू पे क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो उन सब कंडीशंस के लिए या फिर उन सब रिक्वायरमेंट के लिए हम एक स्टैंडर्ड सेल का यूज़ करते हैं। और हम जिस स्टैंडर्ड सेल का यहाँ यूज़ करने वाले हैं, जिसके हमने यहाँ पे हेडिंग भी डल रही है बड़ी बड़ी, क्या लिखा हुआ है, वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल जितनी भी हमारी लाइक ऑलमोस्ट सारी तो नहीं मगर ऑलमोस्ट जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट कर देता है। पहली चीज़ क्या है कि इसके पास जो ईएमएफ की वैल्यू होती है, ईएमएफ अभी देखा हमने, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या था, वो फोर्स जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है सर्किट में, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की वजह से करंट फ्लो होता है, उसी फोर्स को हमने क्या बोल दिया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल दिया था। ठीक है, तो इसके पास क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है ईएमएफ की। क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है ईएमएफ की। ठीक है, ठीक है, और जो कि कैसी है, रिप्रोड्यूसिबल, मतलब हम बार बार उसको मतलब बार बार अगर हमें वो वैल्यू चाहिए तो बार बार हम उस वैल्यू को ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था, ईएमएफ जो है वो टाइम के साथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम रहने का मतलब है कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ईएमएफ क्या रहेगी, सेम रहेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, बीतता जा रहा है, हमारे ईएमएफ क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर या टेम्परेचर नहीं हाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं थोड़ा डिग्री से, कुछ डिग्री से, तो हमारे ईएमएफ में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता है। चेंज जो रहता है वो बहुत ही कम रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, लास्ट पॉइंट देखो कि अगर हम स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ अगर हम कितने टेम्परेचर पे निकाल रहे हैं, 288 केल्विन पे निकाल रहे हैं, तो क्या आई थी वैल्यू, 1.0185 वोल्ट आई थी। ठीक है, मगर अगर हम थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, कितना, 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 298 केल्विन पे जब हम देखते हैं तो वैल्यू क्या आती है, वैल्यू आती है 1.0181। तो जो चेंज है वो बहुत काफ़ी माइन्यूट है, बहुत कम है। तो क्या यही इसी चीज़ की बात करिए कि जो चेंज इन ईएमएफ है पर डिग्री टेम्परेचर वो काफ़ी स्मॉल होता है। ठीक है, फिर बाद में अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर दिखता है। बाकी पहले हमने बात कर ली कि कौन कौन सी कंडीशन है, किस किस वजह से हम स्टैंडर्ड सेल को यूज़ कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन तो ये थी कि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी ईएमएफ की। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, ईएमएफ की कांस्टेंट वैल्यू होती है, और जैसे जैसे अगर हमारा टाइम बीतता रहता है उसके साथ भी इसकी ईएमएफ की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करें, जैसे हमने 10 डिग्री राइज में भी देखा था कि जो चेंज था ईएमएफ की वैल्यू में वो काफ़ी स्मॉल था। ठीक है, फिर आगे हम अब थोड़े इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि आखिर स्ट्रक्चर कैसा दिखता है इसका। देखो वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ एच शेप, देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है एच शेप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एच शेप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो शेप देख लेते हैं आखिर इसका होता कैसा है। इसका शेप कुछ
बस थोड़ी देर रुकेगा, ठीक है। एच शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बीच में से कनेक्टेड होता है किससे, एक ऐसे कनेक्टेड होती हैं दो, ठीक है। जस्ट तब तक फटाफट से मुझे बता दो कि स्टैंडर्ड सेल की क्या क्या कंडीशंस थी, किस लिए वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव थे, किस लिए हम उनको यूज़ कर रहे थे, क्या कंडीशंस थी, फटाफट से बताएं। कंडीशन पहली क्या थी कि जो हमारा स्टैंडर्ड जो सेल थी उसमें जो ईएमएफ थी वो क्या थी, कांस्टेंट थी और रिप्रोड्यूसिबल थी, ऐसी ही बात करी थी। फिर हमने क्या कहा था कि जो हमारी स्टैंडर्ड सेल है उसका जो चेंज है, मतलब टाइम के साथ साथ जो चेंज है वो क्या है, मतलब जो ईएमएफ की वैल्यू क्या है, सेम रहती है। फिर हमने दूसरी बात क्या कही थी, जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं तो जो चेंज इन ईएमएफ है वो काफ़ी स्मॉल है, ठीक है। अगर इसके शेप की बात करें तो एच शेप लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसमें दो ट्यूब होती हैं जो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो सबसे पहले इसमें होता क्या है, नीचे सबसे वाली नीचे वाली लेयर पे क्या प्रेजेंट होता है, एच डी यानी कि मरकरी, क्या प्रेजेंट होता है, मरकरी प्रेजेंट होता है। फिर उसके ऊपर प्रेजेंट होता है मरकरी प्लस मरकरस सल्फेट Hg2SO4, ये प्रेजेंट होता है। फिर इसके ऊपर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है CdSO4.8/3H2O। देखो यहाँ पे देखने की कोशिश करना, क्या ही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, देखो क्या है, मरकरी है, मरकरी को पेस्ट है, किसका पेस्ट है, मरकरी सल्फेट और मरकरी का, ठीक है, मरकरस सल्फेट और मरकरी का। और ये वाली जो ट्यूब है वो कैसे बिहेव करती है, एज एन एनोड की तरह बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है, एज एन एनोड। क्या था, मरकरी था, फिर एक पेस्ट था, ये जो एक पेस्ट है किसका, मरकरी और मरकरस सल्फेट का, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो किसका है, CdSO4.8H3O 8/3H2O, ठीक है। और ये कैसे बिहेव कर रही है, एज एन एनोड बिहेव कर रही है, ठीक है। वहीं अगर दूसरे ट्यूब की बात करें तो दूसरे ट्यूब में प्रेजेंट है अमेलगम, CD अमेलगम, AMALGUM। जैसे कि हम देखो यही पॉइंट, मैं कुछ नया नहीं लिख रही हूँ, जो लिखा हुआ है यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि कैडमियम अमेलगम है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मरकरी थी और मरकरी के साथ मरकरी को कवर किया गया है मरकरी और मरकरस सल्फेट के पेस्ट के साथ, और उसके ऊपर क्या डाल दिया है, सॉल्यूशन डाला है किसका भी हमने देखा, CdSO4.8/3H2O का, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाला है। फिर यहाँ पे कैडमियम लिया, कैडमियम और उसका अमेलगम लिया है, ठीक है। फिर उसमें क्या करा, देखो क्या ऐड करा है हमने, क्रिस्टल सॉलिड, यानी कि देखो यहाँ पे हमने जो सॉलिड ऐड करा है, क्रिस्टल सॉलिड ऐड करा है इस टाइम पे CdSO4.8/3H2O का, ठीक है। और साथ में यहाँ पे ये सॉल्यूशन किसका प्रेजेंट है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है हमारा CdSO4.8/3H2O, ठीक है। और ये जो हमारा ये कैसे बिहेव करती है, एज अ कैथोड बिहेव करती है, कैसे बिहेव करती है, एज अ कैथोड बिहेव करती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया क्या था कैडमियम। अब ये तुमसे पूछा जा सकता है कि ये हमने जो ये सॉलिड फॉर्म है, क्रिस्टल फॉर्म है, ये क्यों यूज़ करी, ये इसलिए यूज़ करी है, सॉल्यूशन क्यों यूज़ करा है इसका, तो रीज़न है ताकि हमारा सॉल्यूशन हर टेम्परेचर पे कैसा रहे, सैचुरेटेड रहे, इसीलिए हम ये सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ आया, एच शेप लाइक स्ट्रक्चर है, एच शेप में क्या था, एक एनोड है एक कैथोड है। एनोड कौन सी वाली है, मरकरी प्रेजेंट है, फिर एक पेस्ट प्रेजेंट है मरकरी और मरकरस सल्फेट का, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है CdSO कैडमियम सल्फेट का प्लस .8/3H2O, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, दूसरी इलेक्ट्रोड देखी जो कैसे बिहेव करी है, एज अ कैथोड की तरह बिहेव करी है। उसमें क्या है, एमेलगम है किसका, कैडमियम का, और साथ में क्या है, क्रिस्टल्स हैं CdSO4.8/3H2O का। फिर उसमें क्या है, सॉल्यूशन है किसका, CdSO4.8/3H2O का, ठीक है। तो रीज़न पूछा जा सकता है कि ये हमने क्रिस्टल्स क्यों लिए CdSO4.8/3H2O का, तो रीज़न क्या है, सिंपल रीज़न है
ताकि ये क्या कर सके, सैचुरेट कर सके एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। तो देखो यही चीज़ लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ था, अब आपको ये वाला पॉइंट समझ आ जाएगा, काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा कि मरकरी, और मरकरी को किससे कवर्ड किया था, पेस्ट किसका, मरकरी सल्फेट का पेस्ट क्या था, Hg2SO4, यही था। इसके पेस्ट के साथ हमने प्लस क्या लिया था, मरकरी लिया था। ये कैसे बिहेव कर रहा था, एज एन एनोड बिहेव कर रहा था। कैसे बिहेव कर रहा था, एज एन एनोड की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, फिर हमने क्या लिया था, कैडमियम लिया था, कैडमियम अमलगम, CD का अमलगम लिया था, ठीक है। फिर क्रिस्टल्स लिए थे, किसके क्रिस्टल लिए थे, सॉलिड फॉर्म, किसकी, सॉलिड फॉर्म ऑफ CdSO4.8/3H2O का, ठीक है। और सैचुरेटेड CdSO4 ले रहे थे, सैचुरेटेड CdSO4 ले रहे थे, ठीक है। अब यही रीज़न पूछा जा सकता है कि क्यों ले रहे हैं, और ये ओवरऑल कैसे बिहेव कर रहा था, एज अ कैथोड की तरह बिहेव कर रहा था। और मैंने रीज़न आपको बता दिया कि क्या रीज़न हो सकता है, क्या रीज़न है, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है ये जो है वो क्या रहे, हर टेम्परेचर पे कैसा रहे, सैचुरेटेड रहे। यही चीज़ हमने पढ़ी है। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा क्यों हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड जो हमारा वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल था वो क्यों लिया, ठीक है। और क्यों लिया, क्या कंडीशंस थी, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्या क्या पेस्ट प्रेजेंट होता है, कौन सी एनोड की तरह बिहेव करते हैं, कौन सी कैथोड की तरह बिहेव करते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको। तो आज हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ पढ़ा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा था, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने दो पढ़े थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी दो टाइप के पढ़े थे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये पढ़ा हमने। फिर उसके बाद हमने देखा था ईएमएफ की बात करी थी, इलेक्ट्रोमोटिव सेल्स क्या होती है उसकी बात, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है उसकी बात करी थी हमने। फिर हमने देखा था इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड सेल क्या हुई, या फिर वेस्टर्न सेल क्या होती है, क्यों यूज़ की जाती है। ये सब चीज़ें आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगली क्लास से हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आज के लिए इतना ही।